हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार। आप देख रहे हैं एसपी हब ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक हम लोग का है दिल्ली में एक मौत। यह एक कहानी है। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर द्वारा लिखा गया एक कहानी है, जो दिल्ली में एक छोटे से हिस्से में किस तरह यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर पहुंच रही है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम है, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई है। घर के हर हिस्सों से आवाज़ें आ रही है। बांसवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहे हैं। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद है, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। तिमंजिला पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं और जू जू करती भारी टायरों की आवाज़ दूर से नज़दीक आती है और फिर दूर होती जाती है। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले आ रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई है और कोहरे के बादल को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही हैं। सड़कों और पटरियों पर भीड़े हैं, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है। बसों में भीड़ है। लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, बाहें पसारे। उनकी हथेली में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़ें हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन मैग्नेट सेठ दीवानचंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइयां शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होंगी। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्थी के पीछे कुछ आदमी है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार, क्या मुसीबत है? आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। जरा अपना आयरन देता। अतुल कहता है कि मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा कर दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पेंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवानचंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे।
तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़कता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने, उसने वहीं से जवाब दिया। तो लगे हाथों लपक मैंने अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है तो मैंने कोई सवाल नहीं उठता। इन दोनों या बासवानी परिवार का ही सेठ दीवानचंद के यहाँ जाना आना था। मेरी तो 4-5 बार ही मुलाकात भर थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेज वासवानी दिखाई पड़ती है। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होंठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। गाउन पहने हुए ही वे निकली और अपना जूड़ा बांध रही है। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डार्लिंग जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना दीवानचंद जी की कल मौत हो गई है? मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बातें आगे न बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह सेव कर चुका है। वह आगे कहता है, भले आदमी थे दीवानचंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर क्या किया जाए। 8-10 महीने मेरी थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवानचंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवानचंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकालकर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था। शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वो कह रहा है। और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज बासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मेरे ख्याल से प्रमीला वहाँ जरूर पहुँचेगी। क्यों डार्लिंग? पहुँचना तो चाहिए। तुम जरा जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर बासवानी बारजे से गुजर गए हैं। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा, शायद चला आऊँ। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। और आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर से आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा। पॉलिश? बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वो अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भूनकर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और न उसके मन में चीज़ें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है। सूरज की किरणों का पता नहीं है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपने रेड़ी लाकर खड़ी कर ली है। रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है और उनकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं। क्यों मैं खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसा वापस करता है तो रेलगाड़ी की खनक यहाँ तक की आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है।
नीली साड़ी पहन लूं? मिसेज वासवानी पूछ रही है। वासवानी ने जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उन्हें अपना सूट ब्रूश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक आते ही वह मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को वो पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज़ लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि बस वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उसने कहा, उधर खान मार्केट में। अच्छा, बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा, मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ, कहता हुआ भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, फ्लाइंग इंडियन है, इंग्लिश? बहुत अच्छा फिटिंग है, कहते हुए टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती है। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके साथ कुछ एक आदमी है, 1-2 कारें भी है जो धीरे धीरे रेंग रही है। लोग बातों में मशगूल है। मिसेज वासवानी जोड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगता है और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाए, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे हैं? आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ, पर दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझे कहाँ चलने को कहा। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी हो जाती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बातें करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे ससराती हुई चली जाती हैं। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने पहने हैं और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवानचंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन भी साथ दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर पहुंच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहन के चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। मैं 7वां ही हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फ़र्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवानचंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। अगले मोड़ पर ही पंचकुइयां शमशान भूमि है और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनकी बातों में ऊंची ऊंची ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही है। उसके खड़े होने में वही लचक है और जो कनाट प्लेस में दिखाई पड़ती है। सभी के जूड़ों के स्टाइल अलग अलग हैं। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठ कर कोहरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होंठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में एक गुरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के शोफर
हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपने मालकिनों की नज़रों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वो अपने मिसेज को आंखों के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है, और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बातें कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। शव का मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही है। सोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगते हैं और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाज़ें आ रही हैं। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने पर रख दिए। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है कि औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। सोफरों ने सिगरेट या तो पी लिए या बुझा दिए और वे अपनी कारों के पास तैनात हैं। शव अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही है। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी घना है। सड़क से बसें गुजर रही है और मिसेज वासवानी कह रही है, प्रमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही है और बाय बाय की कुछ आवाज़ें आ रही है। कारें स्टार्ट होकर जा रही है। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता। लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने जरूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूं। यहीं पर कहानी समाप्त होता है। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। दिल्ली में एक मौत किस विधि की रचना है? दिल्ली में एक मौत किस विधि की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा कहानी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में एक मौत किन की कहानी है? तो इनका आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। कमलेश्वर ने यह कहानी लिखी थी। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर किस युग के कहानीकार है? तो कमलेश्वर जी प्रेमचंद के उत्तर यानी प्रेमचंद के बाद के युग के कहानीकार हैं। दिल्ली में एक मौत कहानी में है बैंग की चुटकी और करुणा की अश्रुधरा, दोनों हैं। दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ है? यह महानगरीय वातावरण चित्रित हुआ है। दीवानचंद की बेटी की शादी में उनकी कोठी के बाहर किसकी लंबी लाइनें लगी थी? करों की। अगला क्वेश्चन है, सेठ दीवानचंद क्या थे? सेठ दीवानचंद करोल बाग के प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम को कहाँ चलने कहा? वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम को प्रमिला के घर चलने को कहा। लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पड़ी थी? सेठ दीवानचंद की। सेठ दीवानचंद किस प्रकार के व्यक्ति थे? आंसर हो जाएगा शरीफ एवं दुनियादार। सेठ दीवानचंद कहाँ के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन
बिजनेसमैन थे, करोल बाग के। सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? इरविन अस्पताल में। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक ने मनुष्य की किस भावना को इंगित किया है? संवेदनहीनता को। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार शव यात्रा निकालने के लिए कितने बजे निर्धारित किया गया है? 9 बजे। दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटके ईसा से लेखक का क्या मतलब है? दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटके ईसा से लेखक का मतलब है बस में खड़े यात्री से। धुंध में लिपटी रूहों के बीच कौन शैतान लग रहा है? वर्दी वाला कंडक्टर। कहानी के अनुसार शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? कहानी के अनुसार शव यात्रा आर्य समाज रोड से होकर गुजरने वाली थी। शव का दाह संस्कार कहाँ किया गया? पंचकोइया शमशान भूमि में। लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते पॉलिश कर रहा है? अतुल मवानी। अतुल मवानी जूते पॉलिश कर रहा है। अतुल मवानी लेखक से क्या मांगने आता है? आयरन। सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा है? मक्खन लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए? लेखक ने धर्मा को सिगरेट लाने के लिए पैसे दिए। अतुल मवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? खान मार्केट में। लेखक का दीवानचंद के किस संबंधी से खासी जान पहचान थी? लड़के से। लेखक का दीवानचंद के लड़के से जान पहचान थी। अगला क्वेश्चन है, लेखक किस वजह से शव यात्रा में शामिल होने का हिम्मत नहीं कर रहे थे? सर्दी की वजह से। अगला क्वेश्चन है, शव के पीछे 7 आदमी चल रहे हैं, 7वां आदमी कौन है? खुद लेखक हैं। यहीं पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इसी तरह आगे कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।